गांव के एक कोने में एक पुरानी झोपड़ी थी। उसी में रहती थी दो बहनें, ज्योति और मीरा। माँ बाप कुछ साल पहले आई महामारी में गुजर गए थे। उनके जाने के बाद दोनों बहनें खुद ही एक दूसरे की सहारा थे। एक दिन अपने ही धुन में झूलती हुई मीरा मंदिर से लौट रही थी। हाथ में पूजा की थाली थी, चेहरे पर वही पुरानी मासूम मुस्कान। अब आई है तू मीरा? सूरज सर पर चढ़ आया और तू फूल चूहिया बनकर घूम रही है मंदिर में। दीदी, मैं जल्दी आने वाली थी, लेकिन गौरी काकी की बकरी झाड़ियों में फंस गई थी। निकालने में थोड़ी देर हो गई। तेरा क्या है? तू तो सबकी मदद करती घूमती रहे, चाहे घर में चूल्हा जले या ना जले। दीदी, आप गुस्सा क्यों करती हो? माँ कहती थी जो दूसरों के काम आए वही इंसान कहलाता है। माँ अब नहीं है मीरा, और उनके कहे बातों की अब इस दुनिया में कोई मूल्य नहीं रही। अब कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। मीरा चुप हो गई। उसके चेहरे पर हल्की उदासी थी। वो झोपड़ी के कोने में रखे उस लकड़ी के संदूक तक गई जिसमें माँ की यादें अब भी सांस लेती थीं। संदूक से निकाला हुआ एक साड़ी मीरा छू के अपनी दीदी से बोली, दीदी, जब यह साड़ी माँ पहनती थी ना, तब हमें देखकर मुस्कुराती थी। कहती थी तुम दोनों एक दूसरे का सहारा बनना। मीरा की बात सुनते ही ज्योति का चेहरा नम हो गया और उसकी आंखें पल भर को भीग गई। लेकिन ज्योति अपनी भावनाओं को छुपाते हुए मीरा से बोली, मैं तुझसे सख्त हूं मीरा, क्योंकि मैं डरती हूं अगर तुझे भी एक दिन कुछ हो गया तो मैं अकेले कैसे जीऊंगी। इस दुनिया ने मुझसे सब छीन लिया है। मैं नहीं चाहती तू भी मेरी तरह कमजोर पड़ जाए, इसलिए तुझे मजबूत बना रही हूं। दीदी, आप कमजोर नहीं हो, आप ही तो मेरी ताकत हो। अगर आप मेरा हाथ थामे रखो तो दुनिया की आंधी भी मुझे हिला नहीं सकती। मीरा की बात सुन के ज्योति के चेहरे पर उसके माता पिता के जाने के बाद पहली बार हल्की सी मुस्कान आई। उसी समय गांव की पगडंडी पर 3 परछाइयां उनकी झोपड़ी की तरफ बढ़ रही थी। धर्मपाल, बिमला और उनका बेटा कमल, वह थे बहनों के सगे चाचा चाची। अरे ज्योति, कैसी है मेरी बच्ची? तू ठीक तो है ना? बहुत मुश्किल से जिंदगी बीता रहे होगे ना भैया भाभी के जाने के बाद? हम ठीक हैं चाचा जी, अब जो है उसी में खुश हैं। खुश झोपड़ी में तुम्हारे हिस्से की जमीन को हमारे नाम कर देती तो हम तुम दोनों को अपने यहाँ रहने देते। तुम दोनों बहुत खुश रहती हमारे साथ। हाँ मां, तुम सही कह रही हो। इनका घर भी पुराना हो चुका है और अब ये जमीन भी यूं ही पड़ी है, बर्बाद हो रही है। ये सब सुन के ज्योति की आंखों में आग सी चमक उठी। हमें किसी की जरूरत नहीं। बाबूजी की जमीन हमारी माँ और बाबूजी की आखिरी निशानी है, उसे हम यूं ही नहीं छोड़ेंगे। अरे बेटी, तुम्हारी जो खेतों की जमीन है वह भी तो बंजर ही पड़ी हुई है ना। और वैसे भी दुनिया समझदारी से चलती है और औरतें खेत नहीं जोतती। देख लेना, एक दिन रोती हुई आओगी हमारे पास, तब समझ आएगा कि रिश्तेदारों से मुंह नहीं मोड़ा करते। ज्योति को यह सब सुनाकर तीनों वहां से निकल गए। लेकिन मीरा यह सब घर के अंदर से सुन रही थी। यह सुन के उसका चेहरा उतर गया। दीदी, क्या सच में हम अकेले पड़ जाएंगे? वो लोग हमारी जमीन लेना चाहते हैं ना? हाँ मीरा, पर जब तक मैं जिंदा हूं कोई हमारी जमीन छू भी नहीं सकता। तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। रात को चूल्हे के आगे बैठी हुई मीरा अपनी दीदी से बोली, दीदी, माँ की साड़ी मैंने संभाल के फिर से संदूक में रख दी है। और हाँ दीदी, कल भागवत कथा है गांव में, चलोगे ना? मन को थोड़ा शांति मिलेगा सुन के। लोग बातें बनाते हैं मीरा, ताने मारते हैं और सोचते हैं कि हम प्रसाद के लालच में जाते हैं, पर
हम तो अच्छे हैं। रास्ते में पेड़ों की छाव थी और चिड़िया की सहल पहल। जैसे ही दोनों खेत के पास पहुंची, मीरा ने दूर से किसी की परछाई देखी। दीदी, वह देखो, वह कमल ही है ना। कमल उनके सामने खड़ा हो गया, आंखों में गुस्सा, चेहरे पर घमंड। वो वहीं दोनों बहनों का रास्ता रोककर उनसे बात करने लगा। बहुत घमंड आ गया है तुम दोनों में। पहले जब हम साथ में रहते थे, तब तुम दोनों बहुत मासूम बनने का नाटक कर रहे थे और तो और जुबान भी नहीं खोलते थे। लेकिन अब जैसे गांव की मालकिन बन गई हो तुम लोग। कमल भैया, हमने किसी से कुछ छीना नहीं है, बस जो हमारा हक था वही लिया है। हम आज भी किसी से बैर नहीं रखते और ना ही पहले किसी से मेहरबानी ली थे। तुम लोगों को लगता है कि इतनी आसानी से सब कुछ ले लोगी। ये सब मेरे बाबा की जमीन है। पहले तो प्यार से हमारे साथ रहने को बोल रहे थे तुम लोगों से, लेकिन अब देखना, एक एक चीज छीन लूंगा तुमसे। तुम दोनों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रहेगा। मीरा कमल की धमकी से थोड़ा डर गई और डरते हुए ज्योति से बोली, दीदी, इसने फिर धमकी दी है। आप कुछ बोलो ना, ऐसे कैसे ये हमसे सब कुछ छीन लेगा। बहुत हो गया मीरा, कोई जरूरत नहीं इसके साथ झगड़ा करने की। मैं भी देखती हूँ कौन हमसे क्या छीन लेता है। और हाँ कमल, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हम पंचायत में जाकर बोल देंगे कि तुम हमें अकेले देख धमकी दे रहे हो। हाँ, जा रहा हूँ, लेकिन हाँ ज्योति, तुम बहुत ज्यादा ऊपर उड़ रही हो। संभाल के रहना, कब नीचे गिरेगी पता ही नहीं लगेगा। ऐसे ही कमल दोनों को धमकी देकर वहां से चला जाता है। कमल की धमकी भरी बातें सुन के दोनों थोड़े मायूस हो जाती हैं। ज्योति, जो अपने बहन के सामने हिम्मत से खड़ी हुई थी, उसके मन में भी डर था। वो मन ही मन कमल की बातों को लेकर बहुत चिंतित थी। कुछ समय के बाद दोनों बहनें घर लौटे। घर लौटकर दोनों बहनें चिंता में डूबे हुए थे। रोज की धमकी और षड्यंत्र ने दोनों के जीवन में बहुत सारी चिंता और दुख ला दिया था। दीदी, ये लोग हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? हमारे चाचा के पास तो सब कुछ है, वो लोग हमसे अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, फिर भी वे लोग हमारा जमीन हड़पना चाहते हैं। इंसान की लालच कभी खत्म नहीं होती मीरा। भले ही इंसान के पास सब कुछ हो, फिर भी इंसान और चाह के लालच में या तो दूसरे का नुकसान करते हैं या फिर अपनों का ही नुकसान करते हैं। हम तो इनके खिलाफ कोई बड़ी कदम भी नहीं रख सकते। उनके कर्मों का फल उन्हें भगवान जरूर देंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। समय बीतता है और एक दिन ऐसा आता है जब रमेश नीलम की बातों में आकर उससे शादी कर लेता है। जब नीलम दुल्हन बनकर उसी घर में आती है, गीता चुपचाप खड़ी रहती है। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। शायद यही मेरी किस्मत है। वो फिर से अपने कामों में लग जाती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब नीलम घर में और ताकतवर हो जाती है। वो धीरे धीरे गीता के साथ बुरा व्यवहार करने लगती है और छुपकर उसकी सेहत को भी बिगाड़ने की कोशिश करती रहती है। एक दिन रसोई में गीता के लिए खाना बन रहा होता है। नीलम चुपके से कुछ कर रही होती है। तभी दरवाजे पर खड़ा भोला सब देख लेता है। ये छोटी बहू क्या कर रही थी? कुछ तो गड़बड़ है। वो चुपचाप वहां से हट जाता है, लेकिन उसकी नजर अब नीलम पर रहने लगती है। अब मुझे ध्यान रखना होगा, बड़ी बहू के साथ कुछ गलत हो रहा है। शाम का समय था। हवेली के पीछे वाले आंगन में भोला अकेला खड़ा कुछ सोच रहा था। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। तभी मीना वहां आती है। क्या हुआ भोला भैया, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मीना, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगा आज? मैंने छोटी बहू नीलम को रसोई में कुछ करते हुए देखा। कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तुमने भी देखा? मुझे लगा मैं ही बेवजह सोच रही हूँ। मतलब तुमने भी कुछ देखा है? हाँ, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ
कि छोटी बहू बड़ी बहू के खाने के पास बार बार जाती है और ऐसे बर्ताव करती है जैसे कुछ छुपा रही हो। मुझे भी यही लगा, और आज तो मैंने साफ देखा कि वो कुछ गड़बड़ कर रही थी। लेकिन हम बिना सबूत के कुछ कह भी तो नहीं सकते। अगर हमने गलत बोल दिया तो मुसीबत हो जाएगी। हाँ, लेकिन अगर सच में कुछ गलत हो रहा है और हमने चुप्पी साध ली तो बड़ी बहू के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। तो अब क्या करें? हमें उस पर नजर रखनी होगी हर वक्त। जब तक सच सामने नहीं आ जाता हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ध्यान जरूर रखेंगे। ठीक है भैया, अब से हम दोनों ध्यान रखेंगे। बड़ी बहू बहुत अच्छी हैं, उनके साथ कुछ गलत नहीं होने देना चाहिए। और सही समय आने पर हम सच्चाई सबके सामने लेकर आएंगे। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उनके मन में चिंता भी है और सच्चाई सामने लाने का इरादा भी।